नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आपके सामने बैठी हैं कुसुम यादव। 2019 में एमएससी करने के बाद 20 में कुसुम की हो गई शादी और शादी के बाद इन्होंने फिर 20 के लास्ट में कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब कॉलेज भी ज्वाइन यानी नौकरी भी चल रही थी, शादी भी हो चुकी थी। परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि इनको तैयारी करने का इतना मौका मिलता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जर्नी में कुछ मोटिवेशन के जरिए ऐसी सफलता हासिल करी है कि इस बार के CSIR एग्जाम में, जिसको सब कह रहे थे कि इस बार का बहुत टफ है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, वैसे क्वेश्चन आए थे, इस बार के CSIR एग्जाम में कुसुम यादव 27th रैंक हासिल करी हैं। ये हमारे IFS की स्टूडेंट हैं। कुसुम से हम जानते हैं कि आखिर क्या है इनकी कहानी और देखते हैं कि कैसे शादी के साथ, जैसे अभी मैं इनकी एक फ्रेंड तो नहीं थी, मतलब एक दूसरे को ये दोनों नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी अभी उसका एक इंटरव्यू मैंने लिया है और अब इनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूं और इनसे जानते हैं कि कैसे शादी के साथ ये मैनेजेबल होता है, क्या कि तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो यहाँ पर इंटरव्यू सुन रही होंगी, वो अगर ये जान लें कि चलो वो YouTube वाली लड़की का तो हो सकता है तुक्का लग गया हो, तो भाई ये तुक्के बार बार नहीं लगते। क्योंकि कुसुम भी यहाँ पर वैसा ही एक उदाहरण है जिन्होंने यहां पर आप देख रहे हो कि 27th रैंक हासिल करी है और वो भी शादी के बाद, जॉब के साथ। तो जॉब के साथ क्या तैयारी कर सकते हैं, शादी के बाद क्या तैयारी करना मुमकिन होता है? जो कहते हैं कि नहीं, उन सारे मिथ को खत्म कर दिया है कुसुम यादव ने। तो कुसुम, आपसे मैं जानना चाहता हूं, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे। और इस इंटरव्यू का बहुत इंतजार था, आप दोनों के इंटरव्यू का बहुत इंतजार था, बातचीत हो चुकी थी, फिर हमने कहा था कि आपको ऑफलाइन बुलाएंगे। दूर ज्यादा पड़ता है सर, थोड़ा दूर ज्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि कोई बात नहीं, आप आकर के रिकॉर्ड करिए, वही सबसे बेहतर रहेगा। सबसे पहले नमस्ते सर, और थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें ऑफलाइन के लिए ही फोर्स किया कि भाई बातचीत करने के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इन चेहरों को तो हमने कभी देखा ही नहीं था ना। देखा ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं रखी कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड, बानसूर तहसील के एक छोटा सा गांव नवलपुरा खातोड़ी की मैं रहने वाली हूँ। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, सिर्फ मेरे दादा थोड़े पढ़े हुए हैं, मेरे पेरेंट्स प्रॉपर्टी, मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। पर मेरे पापा ये नहीं जानते कि हम MSc क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे टीचिंग लाइफ में BSc 3rd ईयर में एक सर आए, डॉक्टर पुखराज राजौरिया सर, फिलहाल वो 1st ग्रेड टीचर हैं। उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि हमें 1st ग्रेड में नहीं जाना, भीड़ का हिस्सा मत बनो, जहाँ 16-16, 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन देखो। OBC की बात करें तो 15 सीट, मतलब फीमेल के लिए, वर्जन के लिए हो जाए तो 20 सीट ऐसे रहती हैं। तो नेट कर सकते हो बेटा आप, MSc का ही अटैचमेंट रहता है। पहले तो उन्होंने मोटिवेट किया, उसके बाद बैरियर आया मेरी शादी 2019 के बाद में। ससुराल वालों के भी कॉल्स वगैरह आते थे कि B.Ed करवा दो, क्योंकि सबका यही रहता था कि B.Ed जरूरी है। अभी यहाँ पे जो इंटरव्यू सुन रहे हैं बहुत सारे बच्चे, उनकी भी, यानी मुझे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आते हैं कि सर मेरे पापा कह रहे हैं कि B.Ed कर लो, B.Ed कर लो। हाँ, फिर तो सर B.Ed मैं नहीं मानती कि B.Ed ही सब कुछ है। कर लो B.Ed, उससे सेंस क्या निकल रहा है, अपन कुछ अच्छा भी तो कर सकते हैं। अपने इंडिया में साइंटिस्टों की इतनी कमी है कि अदर कंट्रीज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं। इवन हम रेगुलर PhD करके अपने पैसे ही तो कमाना है, वहाँ पे अपन को सैलरी मिल रही है मैक्सिमम कितना, 60,000 70,000, राजस्थान में तो इतना ही है। उसके अलावा अपन कितने पैकेजों में भी तो काम कर सकते हैं, यदि हम एक अच्छा टेक्निक या अच्छा गाइड साइंटिस्ट चूज करते हैं तो उससे क्या था कि MSc के बाद में फिर नेट का आता है। फिर ससुराल शादी होने के बाद में ये था कि भाई अब नहीं हो पाएगा कि ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि थोड़ा मदर इन लॉ थोड़े एज्ड ज्यादा थे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम का काम भी मैनेज होगा, कॉलेज ज्वाइन करते हैं। मैं जहाँ से टॉपर थी MSc में, वहीं पे मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 1-1.5 साल वहाँ रहने के बाद में मैंने हमारे ही कस्बे में एक बहुत अच्छा कॉलेज है, बानसूर PG कॉलेज, उनके डायरेक्टर सर को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू देना चाहूँगी कि वो हमें ये बोलते बार बार कि आप अपने इस कॉलेज को ही बेस मत मानो, थोड़ा और ऊपर उठो। क्योंकि वो DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है अपना PhD कंप्लीट। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अजय सर। डॉक्टर अजय सर है, और उन्हीं के साथ हमारे प्रिंसिपल सर भी हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं वो भी, डॉक्टर राधेश्याम सर। दोनों ही सर क्या करते थे कि कम से कम आप एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हो तो नेट को तो अपना बेस मानो,
भाई नेट ही क्वालिफाइड नहीं हो तो वो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। हमारा सेशन फरवरी तक कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद हम सेल्फ प्रिपरेशन करते थे। फिर हमारे सर आते हैं डॉक्टर विनोद भाना सर। उन्होंने क्या किया भाना सर ने कि वो हमें आईफास्ट के लिए मोटिवेट करते थे। अच्छा। कि एक अच्छा कंटेंट देते हैं, क्योंकि वो खुद एक सब्सक्रिप्शन को लेते थे और फ्री ऑन कॉस्ट हमारे डिजिटल बोर्ड पर उसको चला के, और वो हमें क्लासरूम में, अब जो बच्चे इंटरेस्टेड है भाई इसको हम स्टूडेंट्स के साथ, सर आप ताजुब करोगे, हम स्टूडेंट्स के साथ पीछे बैठ के उसको देखते थे, या फिर हमारे मोबाइल में टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करते थे तो उसके देखते थे हम, केवल नोट्स वगैरह होते थे उनको, उससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया 2022 में। उसके बाद रेगुलर मैंने सेल्फ नोट्स बनाए, पहले तो मैंने कंप्लीट 1 साल तक मैंने, जैसे आप, विशाल सर, केशी सर तो सबसे मेन आइडल हैं, उसके अलावा राकेश सर की भी काफी अच्छी क्लासेज होती थी। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी, तो आप तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हो ही, क्योंकि मैं अभी जो टीचिंग करवा रही हूँ उसमें भी मुझे मोलिकुलर बायोलॉजी छोड़ा जाता है मेरे लिए हर बार। 4 साल हो गए, मैं हर बार मोलिकुलर, मैम आप ही करोगे, मैम आप ही करोगे, तो टेक्निक्स में मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री केसी सर की वजह से तो मैं पढ़ लेती थी थोड़ा, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगती थी, हाँ जितना कि ये, क्योंकि टेक्निक्स में जिनका इंटरेस्ट होता है ना उनको वो केमिकल रिएक्शंस वगैरह में थोड़ा फिजियो में ज्यादा चलते हैं, तो वो चीजें हो जाती है। ये 9 पेपर्स थे मेरे। यदि आपको टॉप करना है, एयर 27 मेरे लिए इतना बड़ा मायने नहीं रखती जितना कि कंटेंट का क्वालिफिकेशन मायने रखता है, कि हमने जो कंटेंट पढ़ा उसको कितना अपन कंसीव कर पा रहे हैं। यानी कि यदि हमने थ्योरी, जैसे सर ने बुक्स वगैरह परचेज करवा रखी है, उनको यदि लाइन टू लाइन पढ़ ले, और क्लासरूम चाहे कोई भी हो, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे सर ने आईफास के सारे एडिशन दे रखे हैं, अच्छा। है ना, उनसे भी बुक की हेल्प आप काफी अच्छी मिलती है, जैसे मोलिकुलर बायोलॉजी का दे रखा है एडिशन, हाँ ये बुक्स अपन आईफास की, मैंने सारी बुक्स की एक लाइन रीडिंग लगा दी है इनकी, कुछ नहीं छोड़ा इनका। पर फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बुक्स थोड़ा अच्छा नहीं लगती, सेल्फ नोट्स बनाओ, वही रिकॉर्डेड क्लास में उसके साथ में पीडीएफ रहती है, उसके ऊपर मत रहो, वो तो सिर्फ एक बोर्ड वर्क है। उसके अलावा भी कई सारी चीज, जैसे सर आप रेप्लिकेशन समझा रहे होते हो तो उसमें आप एक ओरी को ही बताते बताते उसके बारे में पता नहीं कितनी डिटेल्स बना लेते हो, तो हम साथ में पेंसिल रखते थे हमेशा। अच्छा, तो उसके साथ में पूरा लिख लेते थे, फिर उसको जितने, जैसे 4 घंटे की क्लास ली तो 4 घंटे ही ऑफलाइन को दिए हमने। क्यों दिए? कि 4 घंटों में सेल्फ नोट्स बनाए, उससे ज्यादा मेहनत अच्छी होती है सर। यही मैं तो मानती हूँ कि यदि कोई भी स्टूडेंट अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है, आईफास को मैंने चूज इसलिए किया, हमारी बानसूर की लोकेलिटी की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ दूसरी कोचिंग का शायद कोई नाम ही नहीं जानता। अच्छा। लाइफ साइंस के लिए तो इवन, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट्स उनकी बाउंड, अब मुझे भी वो इतना बोलते थे, मैम आपको आईफास में बुला रहे सर, दिवाली की छुट्टियां तो चलती रहेंगी, आप जाओ ना, आप जाओ ना, तो वो होता है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपको भी। तो ये तो आपने तो सब बता डाला, मेरे लिए तो कुछ सवाल ही नहीं छोड़े। मैं ये पूछना चाहता, अच्छा मैंने ये सवाल पूछा था कि जैसे आपके जिंदगी में तो बड़ी मुश्किल थी, आपकी मदर इन लॉ जो है वो एज्ड है, फिर उनका भी ख्याल आपको रखना पड़ता है, उन्हीं के साथ रही मैं। तो फिर आप सुबह शाम जॉब कर रहे हैं, मतलब सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं। हमारी कॉलेज में एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो हमें बाउंड नहीं करते। अच्छा, टाइम के लिए, टाइमिंग के लिए हम 9:45 बजे, मैं कॉलेज बस से ही कॉलेज जाती थी, 2 बजे फ्री होके घर आ जाती थी। अच्छा। ओनली 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो मेरा ससुराल मात्र 7 किलोमीटर दूर है, बानसूर में ही पीजी था गर्ल्स का, उस पीजी में मैं रहने लग गई, तो उसके साथ टाइमिंग मैनेज होता था। अच्छा, तो आप पीजी में रहने लग गए। तो जब जरूरत पड़ती थी तो आप अपने ससुराल चले जाते? जैसे उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई या कोई, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी काफी हेल्प किया है, वो भी क्या करते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे कि भाई वहाँ पीजी में रह रहे तो वैसे घर आते हैं, तो उस टाइम पे घर आ जाते थे। और दूसरा था 7 महीने, हर प्राइवेट सेक्टर में हमारे उधर यही होता है कि कंप्लीट स्टाफ, जैसे एक सब्जेक्ट का 5 स्टाफ रह रहे तो उनको तो कंटिन्यू रखते नहीं है साल भर के लिए, तो फ्री कर देते, जैसे फील्ड का काम होता है या अदर वर्क्स, फॉर्म वगैरह के वर्क होते हैं, उनके लिए फ्री कर देते हैं। तो 7 महीने वो सेफ मिल जाते थे मुझे। मतलब कॉलेज तो 5 महीने का ही है। कॉलेज 5 महीने का है, तो मतलब आपको, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास ये बहाने जरूर रहते हैं कि भाई देखो 4 घंटे गए तो क्या हुआ, खुद को जाना आना, फिर मैनेज करना, वो थकावट तो लगती है। तो ऐसा आपको कभी महसूस नहीं हुआ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। टू गेट समथिंग यू हैव टू लॉस समथिंग। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए चलिए ये बात तो सही है, आप अपने कॉलेज के बारे में मुझसे बता रही थी, और आप ये बता रही थी कि जब आप वहाँ कॉलेज में गई
तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। अभी इस समय कितने रजिस्टर्ड हैं वहाँ से, बानसूर से? बानसूर से अप्रोक्सीमेटली 15 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फिलहाल पढ़ा रही हूँ, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है अच्छा, ऑलरेडी। 15 लोग ऑलरेडी 3 बच्चे अभी आए थे नवंबर में, आप किसी सर से भी मिलके गए हैं वो बच्चे। वो ऑफलाइन के लिए पायल है, एक उनके हस्बैंड है या फिर कुछ ऐसा रिलेशन है, प्रवीण है, एक और है अलका। वो तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे आके गए हैं। उनको सर ने, उनका ये है कि हम 1 साल, मैं बच्चों को यही कहती हूँ, इसको इतना हल्के में मत लो नेट को कि तुम 6 महीने में क्वालिफाइड कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। सिलेबस इतना लेंथी है, 6 महीने ऑफलाइन ले भी रहे हो तो उसके बाद में फिर से उसको एक्सटेंड करवाओ, और उसके बाद में कम से कम 1 साल चाहिए सर नेट के लिए। अच्छे से आपको सफलता मिल गई तो ठीक है, और नहीं तो आप मतलब आप ये मत सोचो एक बार में नहीं निकला तो आप निराश मत होइए, है सर ना? 4th अटेम्प्ट है मेरा आपका ये 4th अटेम्प्ट है। यदि पीएचडी वाला होता पहले से लागू तो मेरा कब का हो जाता। पॉइंटों में रहे हुए हैं, 90 पॉइंट परसेंटाइल है, 91 पॉइंट भी परसेंटाइल है, 86 भी परसेंटाइल है, और अब ये 4th अटेम्प्ट था। इस बार आपके परसेंटाइल कितने थे? परसेंटाइल 99.9723, और मार्क्स मैंने आंसर की से मैच कर लिए थे। 154 है मेरे मार्क्स। 154 मार्क्स थे और 99.973 परसेंटाइल है। 27 सर यदि रैंक पेपर है। टफ की बात करें तो पेपर टफ हर बार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शिफ्ट 1 का मानती हूँ मैं, शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा इजी था। इवन यदि कंपेयर करें अपन शिफ्ट 2 से तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन भी तो हो जाता है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो नॉर्मलाइजेशन कर देती है एनटीए। इसका कुछ खास नहीं है। अच्छा, आप कह रही थी कि आपके बच्चे यहाँ पे इतने तेज हैं कि रिसर्च आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है, 3 पेपर। एक सर है हमारे विनोद भाना सर, उनके रिगार्डिंग वो टीचर्स, वो स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, हम एक गाइड टीचर के रूप में उनके साथ रहते हैं। प्रोसेसिंग वो सर बताते हैं, पर वो बच्चे इतना मेहनती होते हैं कि वो सुबह 9 बजे कॉलेज आते हैं, 9 नहीं 8 बजे, गर्मियों के टाइम में तो 7:30-8 बजे आ जाते हैं, और शाम को 5-5 बजे तक काम करते हैं। IUCN तक भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अभी कपास के लिए एक डिजीज थी उसके ऊपर पेपर पब्लिश किया था, उन बच्चों का पेपर पब्लिश हुआ है अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर किया है उन बच्चों ने, 5 बच्चों ने। तो कैंपस बहुत अच्छा है, जनरल भी बहुत अच्छी तो आप देख रहे हो कि मेहनत करने वाले लोग कैसे होते हैं। वो एक टीचर, सिर्फ एक टीचर, वो बच्चों के साथ बैठ करके IFS के लेक्चर्स देख रहे हैं, हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वो बच्चे में क्या होता है सर, उससे क्या होता है कि बच्चे में उस चीज के लिए इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि भाई ये आदमी मेरे साथ बैठ करके देख रहा है हाँ। तो ऑब्वियसली तो ये तो बच्चों में भी ये होता है कि जब हमारे सर इतना वो कर रहे हैं, और फिर हम भी उनको क्लासरूम में भी इवन सर हमें बार बार बोलते हैं कि तुम ये फोकस मत करो कि मुझे इतने टॉपिक है और उनको समझा के जाना, नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो, बच्चों के लिए आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि वो कंटेंट जो हम एक MSc की क्लास के लिए दे रहे हैं, वो तो बच्चा लाखों यूट्यूबर्स डाल रखे हैं, वहां से भी ले सकता है। उन बच्चों को डेली क्लासरूम में ऑफलाइन, वहां पे रेगुलर 40 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, 30+ या 25+ स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में आते हैं वो। इसीलिए उन बच्चों का MSc के साथ साथ भी नेट निकल जाता है, क्योंकि वो बच्चे फिर शाम को भी 4 बजे तक, 2 से 4 या 5 बजे तक, जो मैं बता रही हूँ आपको विनोद भाना सर की वो क्लास लेके फिर उनमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो प्रीवियस तो वो कैसे करके कर देते हैं, फाइनल में आते ही वो आपका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं फिर वो। अच्छा। इसलिए हमारे ऑफलाइन की बजाय थोड़ा दूर ज्यादा पड़ता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है लाइफ साइंस के वहाँ पे। अच्छा। और ऐसा नहीं है क्वालिफाइड नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाइड भी होता है। पर उधर से ऑफलाइन भी हैं बच्चे मेरे ख्याल से, ऑफलाइन भी हैं, होंगे ऐसा कोई काफी बड़ा है वहाँ पे। एजुकेशन के मामले में सब में बहुत अच्छी जगह है। छोटा सा है बानसूर, और वो मेहनत इतनी वहाँ पर लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कुसुम, एक बात और अपने बारे में बताइए कि आप शुरू से पढ़ने में तो तेज थी, यहाँ पे आपके परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं कि आप शुरू से पढ़ने में तेज थी। जो कोविड का समय था और शादी था, उसके बाद तो ब्रेक हो गया, तो फिर वापस से CSIR नेट करने के लिए ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपके अंदर कि मुझे ये वापस करना चाहिए? डॉक्टर अजय सर, अच्छा। बानसूर PG कॉलेज के डायरेक्टर सर है डॉक्टर अजय सर, तो उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया कि तुम्हें कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। ओके, तो ये आप बता चुके हैं कि अच्छा ये आपका मोटिवेशन था। तो उसके लिए जब आप इंस्पायरेशन यदि मैं कहूँ तो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, मेरे सर थे BSc 3rd ईयर है पुखरा सर। मेरे घर वाले भी मुझे ये कहते थे बेटा सब B.Ed करे। मेरे नाना जी वो तो मेरा इतना पीछा आज भी करते हैं, वो तो BSc कर लेती तो आज तू टीचर बन जाती,
कब की टीचर बन जाती, पर मैं यही कहती थी मुझे नहीं करना। और अब मेरा नेट का रिजल्ट आने से सबसे ज्यादा वो खुश हुए हैं। हाँ, मैं अब समझने लगी, क्योंकि वो मतलब नहीं समझते थे। बीएसटीसी के टीचर जो बनते थे वो तो आसपास में ही बन जाते थे, तो उनको पता चल जाता था कि ये बीएसटीसी के टीचर है। अब उनको पता चला है कि नेट भी कोई एग्जाम होता है, इसमें भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। वो तमाम सारे पेरेंट्स के लिए भी ये इंटरव्यू है जो कई बार नहीं जानते हैं। हाँ, और तो कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं सर, जो बेटियों को ये नहीं बोलते कि भाई परमिशन नहीं देते बाहर के लिए, ऑफलाइन के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जितना बच्चे को थोड़ा घुटन फील करवा के रखा जाएगा, जैसे मोबाइल से दूर रखना, मोबाइल के यूज और मिसयूज दोनों चीजें हैं। तो मैं तो पेरेंट्स को भी यही कहती हूँ कि बच्चे को जितना फ्रीडम में रखा जाएगा ना, वो गलती करने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। क्योंकि एनवायरमेंट में वो सबके सामने फेस करेगा तो सर वो सीखेगा कि कौन सी चीज तो यूज के लिए बनी है और कौन सी चीज मिसयूज के लिए। और यदि बच्चे को बाउंड रखा जाएगा तो वो जरूर उसका मिसयूज ही करना सीखेगा पहले। ठीक है, तो कुसुम की ये जो कहानी है ये भी बड़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे उन्होंने ये सब करना शुरू किया। और देखो, छोटे छोटे आपकी ज़िंदगी में, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा कुछ ऐसी स्टोरी पढ़ा करो, कहीं से आपको प्रेरणा मिलना ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो प्रेरणादायक हो सकता है, कोई इंसान किसी किताब से मोटिवेशन ले सकता है। जैसे मेरे पास मोटिवेशन के लिए बहुत सारी ऐसी किताबें थी। आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो या अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आप अच्छी चीज़ें नोटिस करते हो, और आप उन्हीं के प्रकाश में, आप उन्हीं के साथ आप किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिविटी आप एक्वायर करना शुरू कर देते हो, और वो आपकी सफलता का कारण बनता है। कुसुम के लिए उनके जो टीचर्स थे, उनके जो हाँ सर, क्योंकि हम इस ऐसे लोकल एरिया से हैं कि वहाँ एजुकेशन का मीनिंग कोई जान भी नहीं सकता। गांव की तो यदि मैं बात करूँ तो मेरे गांव में तो क्वालिफिकेशन इतना कम है कि हम वहाँ से निकलते थे तो भी मतलब थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे गांव में, राजपूतों का थोड़ा गांव है। पर आज तो थोड़ी हालत बहुत सुधर गई है। पर जिस टाइम पे हम एमएससी करते थे उस टाइम पे तो सर ये होता था कि ये ऐसे ही बच्चे हैं, वहां से आते हैं, उठा के बैग चले जाते हैं, आ जाते हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे भी होता था वहाँ पे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन में कुछ होगा तो अपन कर सकते हैं। टाइमिंग लगा मैनेज होने में, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सपना था। इवन सर मेरी एंगेजमेंट के लिए भी मेरे फैमिली वाले आए थे तब, तो मेरे मामा जी ने मेरे इन-लॉज की फैमिली को पहले कह दिया था कि यदि आप इसको नेट की कोचिंग नहीं करवा सकते हो तो हम करवाएंगे, पर हम शादी नहीं करेंगे। ये भी सत्य। आजकल ऐसा होता है कि वही बोल देते हैं कि ये चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। बस उन्होंने साफ कहा था। पर ससुराल की फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है सर, सपोर्टिव फैमिली थी। मतलब सास इतना एज्ड होने के बाद भी वो अपना घर का काम भी सारी चीज़ें मैनेज करती थी कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती थी। ये भी बोलते थे कि अपने कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तू वो करना, आराम से कोचिंग कर ले, आएगी तब आ जाएगी। पर मैं सोचती कि जयपुर से मेरे लिए वहाँ जाना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, और जब मुझे लाइब्रेरी में ही तो बैठ के पढ़ना है तो मैं वहाँ से भी पढ़ सकती हूँ। आप लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरी में, हाँ, 7 महीने तक कंटिन्यू मैं सुबह 8 बजे घर का थोड़ा काम करके लाइब्रेरी जाती थी और शाम को 5 बजे मैं लाइब्रेरी से घर आती थी। देख रहे हो मैं क्यों इतनी लंबी सांसें ले रहा हूँ। लाइब्रेरी में भी पढ़ करके जेआरएफ निकाल लेना, 27वीं रैंक हासिल करना संभव है। हाँ, शादी हो गई है, घर पर टाइम देना पड़ता है, उसके बाद भी कॉलेज में जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद भी 27वीं रैंक हासिल करना संभव है। 99.97 परसेंटाइल लाना हाँ पॉसिबल सर, है। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, बाकी स्टूडेंट्स को भी, इसमें जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, कि आप कर सकते हो। यदि आप ये कहना चाहते हो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को ही फेस करना पड़ता है। अपन सब कुछ है फैमिली में। अनमैरिड एक बच्ची है, उसको भी तो पेरेंट्स बाउंड करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत काम, इतना ही काम वहाँ होते हैं, वो भी तो पेरेंट्स ही होते हैं। हस्बैंड है इवन, तो यहाँ पे अपने पास भाई भी तो होता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। उनको ये लगता है कि वो खुद एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो थोड़ा 3D टाइप में हो, तो एक एनिमेशन टाइप का हो गया वो, पर वो खुद ये बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो, कुछ अच्छा करना है, पर सपोर्ट के लिए मैं हूँ, आप करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी से रिटायर्ड है मेरे फादर इन लॉ भी, तो वो भी कभी ये नहीं कहते थे कि आप पढ़ो मत। एजुकेशन के लिए किसी ने ऐसा बाउंड ही नहीं किया कभी कि आप पढ़ो मत। और ऐसा हमारे उस साइड में तो होता भी नहीं है किसी को, बस वो करने का ही मन किसी का नहीं होता, वो बात ही अलग हो जाती है सर। तो मतलब आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और आप देख रहे होगे, इनके चेहरे की चमक देख रहे होगे, और इनकी एक्साइटमेंट देख रहे होगे, और इनकी ईगरनेस आप देख रहे होगे कि ये कितनी ज़्यादा इनके अंदर ईगरनेस है लोगों को बता देने के लिए। आप हज़ारों लोग जो अभी इस इंटरव्यू को सुन रहे हो, आप ज़िंदगी में अपने बात ये ध्यान रखना, आप जो चाहते हो कि आप कर लोगे, पूरी शिद्दत से चाहो तो सच में वो आप कर लोगे। अगर आप चाहते हो
कि ये मैं करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले दिमाग में डिसाइड कर लो और उसके बाद सर फिर धीरे धीरे सब उसमें शामिल होते चले जाते हैं। गोल फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ऐसा होता है हमारे राजस्थान में बच्चे भटक जल्दी जाते हैं, जैसे अब आरपीएससी ने डाल दी फर्स्ट ग्रेड की, नेट को छोड़ देंगे फर्स्ट ग्रेड के लग जाएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि फिर आप ना तो नेट ही कर पाओगे ना फर्स्ट ग्रेड ही कर पाओगे। तो इसलिए एक तो गोल फिक्स करना चाहिए बच्चों को कि मुझे सच में नेट करना भी है या नहीं। ऐसा नहीं जो वैकेंसी आ रही है उसके पीछे ही भागना, ये भी एक बहुत ज़्यादा वो है, अवेयरनेस होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है इसके लिए भी। क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए कॉलेज ज्वाइन किए हुए, बच्चों के साथ यही होता है। बीएससी करने के बाद जैसे अब ये पैरामेडिकल वाला चला है, बच्चे पैरामेडिकल में जा रहे हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए कि एमएससी करने के बाद तुम कहीं जॉब करोगे वो ज़्यादा प्रोफेशनल होगी, या पैरामेडिकल करने के बाद किसी वैसे भाई हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करोगे वो होगी। तो वो भी बहुत प्रैक्टिकल केस होता है वहाँ तो मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास कोई ना कोई ढंग का इंसान होना जरूरी है। मोटिवेशन। और वैसे भी हम लोग तो है ही हैं यूट्यूब पे, है ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप सब तमाम क्लास में ही मोटिवेट मिल जाता है सर, आपकी केसी सर की, विशाल सर की क्लास में ही खूब मोटिवेशन हो जाता है। लाइव में काफी बच्चे आ जाते हैं तो वही होता है। तो एक बार आओ तो सही भाई, मैं ये नहीं कहती कि आप सब्सक्रिप्शन ही लो आईफास का, पर कम से कम लाइव में इंटरेस्ट तो बनो। इंटरेस्टेड बनोगे तो अपने आप सब्सक्रिप्शन लोगे, ये तो श्योर है। तो बाकी मैं तो कहता हूँ कि ऑफलाइन आओ। हाँ, ऑफलाइन तो आपका स्वागत है, वहाँ पे हम लोग ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे और ऐसे चेहरे देखने का सौभाग्य मिलता है। तो मैं बड़ा अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे जब सफल होकर के आते हैं उनके सामने इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन वो अपनी सिचुएशंस को कभी आड़े नहीं आने देते, ना संसार के सामने उसका रोना रोते हैं, जबकि उस सिचुएशंस को दूसरी नज़र से देखते हैं और हमेशा सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं, समस्या पर नहीं। तो हाँ सर, मेरा ड्रीम था कि मैं जेआरएफ ही करूं। इसके लिए मैंने आज तक कभी बेबी प्लान भी नहीं किया है। 4 साल हो गई मेरी शादी को, पर फैमिली में अब गांव में, एक छोटे से गांव के अंदर रहते हैं, ससुराल भी थोड़ा गांव में ही है। काफी लोग बोलते थे, पर वही बात है ना, फैमिली का सपोर्ट हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनको भी थोड़ा समझाते थे कि भाई ये सब चीजें बाद में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो अब आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे सर मैं आपके पास आ गई हूँ। अब हम इतने हायर एजुकेशन से नहीं है कि भाई हम खुद से कुछ कर पाए। अब सर से मैं बात करके जाऊंगी कि मुझे पीएचडी के लिए कोई अच्छा सजेशन यहीं से मिले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मेरे लिए ये है। और मैं रेगुलर पीएचडी करूंगी सर 5 साल के लिए। जब इतनी मेहनत से हमने यहाँ तक अचीवमेंट ले लिया है तो मैं रेगुलर पीएचडी किसी अच्छे कैंपस से करना चाहूंगा। और स्वागत है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, पूरे डेडिकेशन के साथ बताऊंगा। कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे सामने इन तमाम सारे हजारों बच्चों के लिए आप मोटिवेशन है। ऐसी तमाम लड़कियों के लिए आप एक उदाहरण है जो अपने आप को किसी समस्या में घिरा हुआ पाती हैं, उनके लिए आप एक रोशनी है। कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सभी का भी सर, एंड आईफास टीम का थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।